नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन। यहाँ पर आपके शेयर से जुड़े सभी सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। हमारे आज के दो एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं हमारे साथ। विवेक कारवा हैं फंडामेंटल्स पर और रुचित जैन हैं चार्ट्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमेशा की तरह आने के लिए। रुचित, सबसे पहले एक निफ्टी पर नजर डाल लें। जी, गुड मॉर्निंग विवेक जी। और हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते में हम बात कर रहे हैं कि 10,480 के 10,500 का जो रेंज था, एक मेजर रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस इसलिए था कि पिछला जो करेक्टिव मूव था 10,100 से 9,700, उसका 161.8% रिट्रेसमेंट लेवल वहाँ पे आ रहा था। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में उसी रेजिस्टेंस जोन से हमने थोड़ी सेलिंग प्रेशर आते हुए देखी है, जहाँ पे काफ़ी सारे मिड कैप्स है, इवन लार्ज कैप स्टॉक्स में हम सेलिंग हमको देखने मिली है। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो 10,480 का लेवल अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है और इमीडिएटली एटलीस्ट नियर टर्म में आने वाले 1 से 2 वीक में एटलीस्ट हम वो लेवल्स पार नहीं करेंगे। अब जब रेजिस्टेंस के आसपास से सेलिंग आती है तो 2 पॉसिबिलिटी होती है, इधर एक करेक्टिव फेज का या तो एक कंसोलिडेशन फेज का। तो यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन हो रहा है, तो वो देख के लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये 2 इंडेक्स में अब हम कंसोलिडेशन फेज देखेंगे शॉर्ट टर्म में। और 10,480 से लेके 10,180 10,200 की रेंज में ही हम साइडवेज रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, जो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडेक्स में, तो जब उछाल आता है हायर एंड के फ्रंट पे आता है 10,400 के आसपास, तो वहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं 10,500 का स्टॉप लॉस रख के। और जब लोअर एंड के आसपास आता है 10,200 के नज़दीक, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कवर करके वहाँ पे आप फिर से लॉन्ग करने की कोशिश करें। तो यही एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो सकती है। इंडेक्स से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपको स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हम पिछले जो 2 दिन में देख रहे हैं, दोनों ही साइड के ट्रेड्स में आपको आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। मेहुल है भारूच से अब जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग मेहुल। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या सवाल है आपका। मैंने डेल्टा कॉर्प लिए थे 190 रुपीज के, 190 के। ओके, तो अभी मैं इन्वेस्टर हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, दिक्कत नहीं। तो अभी क्या करना चाहिए इसमें, क्योंकि कल काफी डाउनफॉल हुआ था उसमें। विवेक कारवा के पास चलते हैं। विवेक बताइए, डेल्टा कॉर्प 190 की खरीद है, प्रॉफिट में है लेकिन थोड़े चिंतित है। गुड मॉर्निंग विवेक। इनफैक्ट अगर जी बिजनेस देख के कोई फॉलो किया है तो डेल्टा कॉर्प पे काफी पैसा बनाया होगा। हम लोग इसको 80-90 रुपए से ट्रैक कर रहे हैं और ये लग रहा है कि आगे चल के भी ये बहुत अच्छा करेगा। इनफैक्ट जब ये 80-90-100 रुपए के नीचे था, मेरी एडवाइस ये थी कि आप इसको 10 साल के लिए लेके भूल जाओ, या तो आपका पैसा मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। तो वो जीरो होना तो रेयर चांस था, या लेकिन ऑलरेडी 3 to 4 टाइम्स ऑलरेडी हो गया है। अब एक कंपनी एक ऐसे सेक्टर में है जो एक तो है इसका जो मेन बिजनेस है गैम्बलिंग, और गोवा में इसके कई शिप्स है, 4 शिप्स है इसके, डेल्टिन के नाम से फेमस है ये। और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ऑलरेडी दुनिया भर में ये नॉइसेस आ रही है कि इंडिया को भी ये लीगलाइज कर देना चाहिए कुछ एरियाज में एटलीस्ट। तो जब भी ये होता है और ये प्रोग्रेसिव स्टेप होगा, ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरी चीज है जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, ये हॉस्पिटल सेक्टर में काफी एक्सपेंड कर रहे हैं और नई होटल्स, नई प्रॉपर्टीज डेवलप कर रहे हैं लोग। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए हाई रिस्क बेट है, ये एक माइंड में रखिएगा। लेकिन जो फाइनेंशियल इसका परफॉर्मेंस चल रहा है, वैल्यूएशन वाइज आज के दिन थोड़ा कॉस्टली लगेगा, लेकिन आप अगर इसको और आगे 3 या 4 साल के लिए लेके बैठते तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर सकता है। तो कंज्यूमर सेक्टर में इसको गिनिए आप और बुलिश रहिए इस पे। बिल्कुल, अब चलते हैं अहमदाबाद, जहां से गौरव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गौरव, गुड मॉर्निंग। गौरव। हाँ, गुड मॉर्निंग जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरे पास HFCL है जी। मेरे पास 14 रुपए के भाव के 5,000 HFCL है, और मेरा व्यू अभी और 2 से 3 साल का है। ओके, 2 से 3 साल का व्यू है, 14 रुपए की आपकी खरीद है, अभी डबल हो गया है आपकी खरीद से ये शेयर। चलिए बात करते हैं विवेक कारवा से। विवेक, HFCL लॉन्ग टर्म के लिए विवेक देखिए, बुल मार्केट है ये, आप सबको दिमाग में रखना चाहिए। और एक जमाने में बहुत बढ़िया कंपनी हुआ करती थी ये, आई थिंक 2000s में, और उसके बाद में सिंगल डिजिट में जाके आज ये रिकवरी देती जा रही है। इसमें कई चीज रूमर्स है। एक तो परफॉर्मेंस इसका लास्ट क्वार्टर में अच्छा रहा है, पहली चीज। और जो भी
मतलब एक र्यूमर चल रही है कि रिलायंस इसको टेक ओवर करेगा, ये चीज है। और आगे चल के यही परफॉर्मेंस अगर जारी रहेगा या नहीं रहेगा, ये बहुत इनफैक्ट डाउटफुल है। तो मेरे हिसाब से आप अगर इसमें प्रॉफिट में बैठे हो तो 26 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए। और बाय एनी मींस अगर परफॉर्मेंस इसका कंटिन्यू होता तो ये ऊपर जा सकता है, लेकिन मतलब इतना फंडामेंटली इतने रीजंस नहीं है कि इसमें बहुत बुलिश या बाई कॉल दे सके। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप अगर प्रॉफिट में हो तो 26 रुपए लगा के स्टॉप लॉस इसमें बैठे रहिए आप। चलिए अब चलते हैं मुरादाबाद और विकेश वहां से जुड़ रहे हैं। विकेश, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार सर। आपके पास ये नितिन स्पिनर्स के शेयर हैं? जी, 40 के रेट पे 100 शेयर्स हैं। 2-3 साल पहले लिए थे। 2-3 साल पहले लिए थे आपने? जी। चलिए रुचित बताइए, नितिन स्पिनर्स कैसा है चार्ट्स पर? जी, स्टॉक में देखें तो मई महीने के पहले तो स्टॉक का ट्रेंड काफ़ी अच्छा था, लेकिन मिड मई के बाद में ये काफ़ी एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। इवन वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई अप हो चुके हैं और फिलहाल इस स्टॉक को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्टॉक में कोई मेजर मोमेंटम एटलीस्ट नियर टर्म में आएंगे। बट लेकिन क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो इन्होंने खरीदारी का ड्यूरेशन जो बताया है पिछले 2-3 साल से होल्ड कर रहे हैं, मेरी इनको सलाह रही कि जब तक ये स्टॉक 105 के ऊपर है तब तक ही ये स्टॉक आप होल्ड करके रखें। इनकेस अगर 105 ब्रीच हो जाता है तो वो एक इवन एक ऑल्दो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, बट फिर भी सलाह रही कि 105 का एक स्टॉप लॉस रखें और फिलहाल होल्ड करें। ये स्टॉक को कंसोलिडेशन से निकलने के लिए 130 के लेवल का पार करना काफ़ी ज़रूरी है। 130 के ऊपर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से एक मोमेंटम ये स्टॉक में पिकअप होगा। अभी कितना समय लगेगा ये बताना काफ़ी मुश्किल है, बट फिलहाल आपने अगर इतना पेशेंस रखा है तो थोड़ा और पेशेंस रखिए और 105 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ओके, अब चलते हैं मुंबई, जहां से डी सरकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग मिस्टर सरकार। या गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर आई एम होल्डिंग, मेरे पास अराउंड 10,000 हिंदुस्तान कॉपर है। एवरेज प्राइस है 64। ओके, तो व्हाट शुड आई डू? ये आपने लास्ट 2-3 महीने पहले लिया है। और कब तक रुक सकते हैं आप? कितना टाइम फ्रेम है आपका? एक साल भी रख सकता हूँ। 1 साल तक आप रख सकते हैं। चलिए, हिंदुस्तान कॉपर, विवेक बताइए क्या राय है आपकी? देखिए, इनफैक्ट मेटल सेक्टर काफी रिकवरी दिया है ऑफ लेट। उसके 2-3 मतलब मेन कारण तो ये है कि चाइना ने जो पोल्यूशन लेवल्स को देख के कटौती की है मेटल सेक्टर में, उसके कारण वर्ल्ड ओवर मेटल्स अप है और इसका फायदा बहुत हो रहा है इंडिया को। मतलब जितने भी ये प्लांट्स वगैरह वहाँ पे जो प्रोडक्शन कट हो रहा है उसका फायदा इंडिया को हो रहा है। तो उस बेसिस पे सारे स्टॉक्स चले हैं। लेकिन यहाँ से ये रैली कंटिन्यू रहेगी क्या, एक थोड़ा मतलब दिमाग में डाउट है। तो मेटल मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक करेगा यहाँ से भी। ओके, तो आप इसमें अभी तो फिलहाल बने रहिए और मेरे हिसाब से 120 तक आप इसको एम कर सकते हो, पर्टिकुलरली बिकॉज इसका परफॉर्मेंस भी जो जैसे मेटल ऊपर जा रहे हैं परफॉर्मेंस भी इसका इंप्रूव हो रहा है। तो 120 इसका काफी अच्छा वैल्यूएशन रहेगा और वहां पे आता तो फिर अपने रिव्यू वापस करेंगे, लेकिन 120 लग रहा है हो जाएगा। चलिए, अब यहीं गुरुग्राम से राकेश है फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग राकेश। गुड मॉर्निंग सर। जी, आपके पास रेलीगेयर के शेयर्स हैं? यस सर, रेलीगेयर के शेयर सर। कब लिए आपने ये? इसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए लिए? सर ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर। ट्रेडिंग कर रहे हैं आप इसमें। रुचित 50 रुपए की खरीद है, 200 शेयर हैं इनके पास रेलीगेयर के। वहां क्या बन रहा है चार्ट्स पर? देखिए, अगर ब्रोकिंग हाउसेस की बात करें, ऑल्दो हम यूजुअली कॉम्पिटिटर नो शेयर्स पे इतना कमेंट नहीं करते, बट अगर ब्रोकिंग शेयर्स में ही बात करें तो विद इन द सेक्टर रेलीगेयर एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसमें एक मैसिव प्राइस डिस्ट्रक्शन पिछले कुछ महीनों में हुआ है। अभी भी एक स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन जो अगर मैं दूसरे स्टॉक्स इसी सेक्टर में देखूँ तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे जब सेक्टर में कोई एक स्टॉक ऐसा है जो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है तो ऐसे स्टॉक से जनरली दूर ही रहना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो कोई भी इंडस्ट्री हो। तो आई थिंक मेरी सलाह रहेगी कि करंट लेवल्स पे ये स्टॉक में से इनको एग्जिट ले लेनी चाहिए और दूसरे बेहतर विकल्प ढूंढने चाहिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए। जी बिल्कुल। नितिन का ये सवाल आया हमको मुंबई से। इनके पास रेन इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं 282 पे। क्या राय रहेगी रुचित आपकी? जी, रेन इंडस्ट्रीज पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा रनअप हमने स्टॉक में देखा है। इवन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल होगा। और इनफैक्ट अगर वॉल्यूम्स देखें तो इतने रनअप के बावजूद भी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे हो रहे हैं।
तो इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये ट्रेंड आगे चल के कंटिन्यू रह सकता है। तो इस स्टॉक को भी होल्ड करें फिलहाल। अगर आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो 320 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ऊपर ये स्टॉक टारगेट प्रोजेक्शंस काफ़ी डिफिकल्ट है, पर जब तक ये स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यूड है तब तक आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या रिवाइज स्टॉप लॉस का मेथड रख के इस स्टॉक के पूरे ट्रेंड को राइड करें। चलिए, अब वक्त है रिजल्ट्स पर चर्चा की और मुथूट फाइनेंस की मैनेजमेंट अब हमारे साथ जुड़ रही है। सुमित भी जुड़ रहे हैं। सुमित, शुक्रिया विवेक। हमारे साथ मिस्टर अलेक्जेंडर मुथूट हैं, एमडी हैं कंपनी के। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नंबर्स अच्छे आए हैं, बाजार ने भी उसको थम्स अप दिया है। करीब 53% मुनाफा बढ़ा है, 454 करोड़ रुपए मुनाफा इस तिमाही के अंदर रहा है। क्या की हाईलाइट्स रहे सर इस क्वार्टर में? इस क्वार्टर में हमारा इंटरेस्ट कलेक्शन अच्छा था और इसका कारण ये है हमारा जो पुराना वाला और पिछले जो इंटरेस्ट मिलने वाला जो अकाउंट्स था वो सबका इंटरेस्ट काफी अच्छा कलेक्शन किया है। इसकी वजह से इंटरेस्ट कलेक्शन बढ़ गया। इसके अलावा हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम हो गया। इसका एक कारण है हमारा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो गया था 3 महीने पहले। इसकी वजह से बैंक कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा जो हमको लोन देता है वो उसका रेट भी कम हो गया है। तो इस दोनों की वजह से हमारा प्रॉफिट इस क्वार्टर में 454 करोड़ में आ गया है। तो वो तो पिछले क्वार्टर से 53% अप है और हमारा उम्मीद है आगे वाले क्वार्टरों में भी इसके करीब का प्रॉफिट बन सकता है। जी सर, एक चीज है, अगर एनआईएम्स का ट्रेंड देखें तो पिछले कई हफ्ते या पिछले कई महीने या तिमाही या छमाही इनफैक्ट से बेहतर आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। बहुत टाइम बाद ये नंबर देखने को मिला एनआईएम्स का। इतने अच्छे वजह क्या ये कॉस्ट ऑफ फंड का नीचे आना ही इसकी प्राइमा वजह रही है? एक कारण जो मैंने पहले बोला है वो कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो गया है। दूसरा कारण है हमारा इंटरेस्ट कलेक्शन अच्छा हो गया और जो पीरियड इंटरेस्ट वगैरह जो मिलने वाला था वो सब मिल गया। इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट कलेक्शन बढ़ गया है। ओके सर, गोल्ड लोन आपके लिए मेजर पोर्टफोलियो अर्नर होता है और जो गोल्ड लोन पर ब्रांच का बिजनेस है वो थोड़ा सा डिप हुआ है। कितना बड़ा कंसर्न इसे आप मान रहे हैं एज ऑफ नाउ? या गोल्ड लोन का एयूएम ग्रोथ ही डिप हो गया है। बट हमारा जो एडवांसेस है, जो रोज जो एडवांसेस देता है वो तो उसमें कमी नहीं हुआ है। तो ये हुआ है हमारा एडवांसेस भी बढ़ गया है और इसके साथ के साथ हमारा रिलीजेस की भी बढ़ गया है। जी, रिलीजेस भी बढ़ गया है। एडवांस तो बहुत काफी तगड़ा जा रहा है और रिलीजेस भी काफी हो गया है। मगर वो इसका एक कारण है पिछला क्वार्टर में इधर ओणम था, साउथ इंडिया ओणम, दशहरा, सब चीज पिछले क्वार्टर में आ गया है। इसकी वजह से रिलीजेस थोड़ा ज्यादा हो गया है। मगर ये अक्टूबर नवंबर जो पिछले एक महीने और अभी 10 तारीख तक हमारा एयूएम गोल्ड लोन एयूएम काफी बढ़ रहा है। और इस ट्रेंड में हमारा इस क्वार्टर में और अगला क्वार्टर में हम गोल्ड लोन अलावा गोल्ड लोन सिर्फ गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ हमारा अदर प्रोडक्ट्स भी है, हमारा होम लोन है, माइक्रो फाइनेंस है, वो सब इस क्वार्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए, हमसे नंबर्स के लेकर बातचीत करने के लिए। और मार्केट में भी आपके नंबर्स के बाद एक अच्छा थम्स अप दिया है। 2.5% ऊपर मुथूट का शेयर अभी कामकाज कर रहा है 486 487 के स्तरों पर कामकाज करते हुए। तो एक मार्केट मुथूट की मैनेजमेंट भी यही मानती है कि जो नोटबंदी का इम्पैक्ट है वो तो अब फिजल आउट हो ही गया है, लेकिन ओणम का थोड़ा इम्पैक्ट रहा, लेकिन अदरवाइज नंबर्स अच्छे देखने को मिले। और अब चलते हैं काशीपुर, जहां से अनिल चौहान अपना सवाल पूछेंगे। नमस्कार अनिल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास बैंक ऑफ साउथ बैंक के शेयर्स हैं 30 रुपीज 50 पैसे में दिए थे मैंने, 500 शेयर्स हैं, तो उनमें मैं क्या राय चाहता हूँ, क्या करूँ आगे फर्दर? साउथ इंडिया बैंक के? जी साउथ इंडियन बैंक के शेयर्स हैं इनके पास। ये आपका क्या टाइम फ्रेम है? आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं इसमें? इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अराउंड 1 ईयर। अच्छा, अभी खरीद है आपकी कि खरीदना चाहते हैं? आपने खरीद लिए अनिल के खरीदना चाहते हैं? नहीं, खरीद चुका हूँ सर, मैं खरीद चुके हैं। शेयर है मेरे पास ऑलरेडी जी, 32 रुपीज के रेट से। ओके ओके,
विवेक, ये शेयर्स अच्छे लगते हैं आपको, साउथ इंडियन बैंक? विवेक, एक्चुअली क्या है कि ऑलमोस्ट लाइक 30-32 बहुत टाइम से स्टॉक अटका हुआ है, पहली चीज। और दूसरी चीज, बहुत छोटा बैंक है ये, इनफैक्ट करीबन 5-5.5 हजार करोड़ मार्केट कैप है इसका टोटल। तो जो मतलब फाइनेंशियल पावर होता है एक्सपैंड करने के लिए, ये मेरे को इस बैंक में लगता नहीं है, पहली चीज। ऑफ कोर्स जो स्मॉल बैंक्स में प्रॉब्लम्स थी, चाहे साउथ इंडिया ले लो या फिर सिटी यूनियन ले लो या फिर इवन कर्नाटका बैंक ले लो, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई लग रही है वहाँ पे। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल फोकस रहेगा लार्ज कैप बैंक्स पे, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या PSU। तो ये छोटी बैंक से आप दूर रहो तो अच्छा रहेगा। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये ऊपर जाएगा ही नहीं, हाँ ठीक है, ये 30-40 की रेंज में रहने वाला है। तो मल्टी बैगर या फिर अच्छा वेल्थ क्रिएशन आप इससे उम्मीद करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। और परफॉर्मेंस वाइज भी आप इसका वैल्यूएशन भी देखो तो बहुत कॉस्टली है, और इसके फाइनेंशियल अगर ट्रेंड्स भी देखते हो तो रिजल्ट्स इसके कोई खास नहीं आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको ऑन रैलीज निकल सकते हो बाहर। जी बिल्कुल। अब चलते हैं अमित के पास दिल्ली से। अमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ज्यादा बाहर तो नहीं घूम रहे हैं? बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। जी, हालत बहुत बुरी है दिल्ली की। ख्याल रखिएगा अपना और अपने शेयर्स का भी। शेयर्स पे तो मदद कर सकते हैं, लेकिन सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज्यादा बाहर मत घूमिएगा। चलिए, डिवीस लैब्स हैं आपके पास, ये कब लिया आपने? 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने, ओके। और कितना टाइम फ्रेम है आपका? 1-1.5 साल और रख सकते हैं। 1-1.5 साल आप और रख सकते हैं इसको। चलिए विवेक, ये भी सवाल आपके लिए, डिवीस लैब। मैं बहुत कॉन्ट्रा रहा हूँ 2 सेक्टर पे आपके शो पे। पहला तो है PSU बैंकिंग सेक्टर जो काफी रैली दिया, और दूसरा था फार्मा सेक्टर। सबको मालूम है क्या हो रहा है इधर, काफी प्रॉब्लम दिक्कतों से ये गुजरा है सेक्टर। तो इसके नंबर्स या फंडामेंटल इंडिविजुअली देखने के बजाय आप अगर इसके ऐसे सेक्टर भी देखो तो फिर भी मुझे अंडर वैल्यूड लग रहा है। तो डिवीज लैब इसको आप होल्ड कीजिए, पहली चीज। और आप बोल रहे थे दिल्ली से बाहर, आप बाहर निकलोगे तभी बीमार पड़ोगे, तभी डिवीज लैब की दवाइयां भी बिकेगी। तो इसको ऐसे कॉन्ट्रा बेट मैं तो इसको होल्ड करूंगा, और फार्मा सेक्टर में मैं अभी भी बुलिश हूँ। चलिए अमित, इसमें बने रहिए। ये राय है विवेक कारवा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, विवेक और उचित, आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। भारत की इकोनॉमी में आगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये कहा है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जी बिजनेस के एडिटर मिहिर भट्ट के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में। आइए सुनते हैं। बहुत कम सरकारों में ऐसा हुआ है, स्वतंत्र भारत में शायद ही हुआ हो, कि 2 इतने बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट वाले रिफॉर्म्स, पहला डिमोनेटाइजेशन, दूसरा GST, दोनों रोल आउट हुए 6 महीने के अंतराल में। और उसके बावजूद इकोनॉमी इतनी तेजी से पटरी पर लौट आई, या फिर ग्रोथ जिसे लेकर काफी कंसर्न थी, इट सीम्स टू बी बॉटमिंग आउट। आपका इस समय असेसमेंट क्या है इकोनॉमी को लेकर? देखिए, इस वक्त बड़ा स्पष्ट है कि पिछले क्वार्टर में GST का एक इम्पैक्ट था। वो इम्पैक्ट इसलिए था कि अगर आप रिजल्ट्स देखें तो सर्विस सेक्टर 8.7% ग्रो किया। इसका मतलब खरीदारी चल रही थी, लोगों के पास पैसा था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 1.3% था कि उन्होंने नई पैदावार बंद कर दी थी और पुराने स्टॉक्स जो थे उसको निकाल रहे थे। GST की, जिसको डीस्टॉकिंग कहते हैं, ये डीस्टॉकिंग का असर था। लेकिन उसके बाद जितने संकेत आए हैं पिछले 2 महीनों के, PMI एक संकेत होता है सर्विसेज का और मैन्युफैक्चरिंग का, IIP एक संकेत होता है, कोर सेक्टर ग्रोथ एक संकेत होता है, ऑटो सेल्स एक संकेत होता है। ये संकेत लगभग सभी पॉजिटिव दिशा में आए हैं, और मुझे इसलिए लगता है कि थोड़ा अपवर्ड उछाल उसके बाद आना चाहिए। वर्ल्ड बैंक रैंकिंग के ऊपर भी विवाद हुआ पॉलिटिकल, कुछ लोगों ने इसे भी नकारा। देखिए, मुझे लगता है वो तो बेमतलब की आर्गुमेंट थी कि हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने सारा टैक्सेशन व्यवस्था सॉफ्टवेयर सेंट्रिक करने की कोशिश की है, तो हमें 53 पॉइंट जंप टैक्सेशन में मिला। हमने एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की व्यवस्था इस देश के अंदर बनाई है, तो हमें लगभग 33 पॉइंट का जंप उसमें मिला। तो उसकी वजह से एक रैंकिंग बढ़ी है। कई और क्राइटेरिया हैं जहां पर हमारी रैंकिंग नहीं बढ़ी,
और आने वाले सालों में वहां सुधार करते हैं तो वहां भी रैंकिंग बढ़ सकती है। अगला एक साल अगर हम देखें, डिमोनेटाइजेशन आज एक साल हो रहा है, लेकिन अगले एक साल की अगर हम बात करें, क्या हम ये मान सकते हैं दैट इकोनॉमी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग एट इट्स पीक? क्योंकि देखिए दो चैलेंज है, एक तो क्रेडिट ग्रोथ जिस पर आपने भी कई बार संकेत दिए हैं, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। इसे लेकर अभी भी देखिए इसमें 2-3 जो मूल हैं, एक क्रेडिट ग्रोथ है, एक ग्लोबल ग्रोथ है कि वर्ल्ड ग्रोथ कितना सपोर्ट करती है। ये सारे फैक्टर्स इसमें उभरते हैं तो इसलिए हम ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच सकते हैं। मैं मानता हूं कि आज भी वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ ग्रोथ वाली सिचुएशन नहीं आई, क्योंकि बैंक्स की रोबस्ट सिचुएशन हो और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से बढ़े। जितना पब्लिक इन्वेस्टमेंट और एफडीआई देश में आ रहा है, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से आ जाए तब मैं उसको रोबस्ट ग्रोथ की दिशा में मान सकता हूं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आपके सभी म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देंगी श्वेता जैन, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। हम जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।